नमस्कार साथियों, श्रीनाथ एजुकेशन एंड कंसल्टेंसी में आपका स्वागत, अभिनंदन। मैं आज आप सबके बीच में विषय हिंदी भाषा से संबंधित, व्याकरण से संबंधित ज्ञान आपको दूंगा। इसी कड़ी में आप सब परिचित भी है कि रीट एग्ज़ाम में भाषा से संबंधित 30 प्रश्न आते हैं। 30 प्रश्नों को 6 खंडों में बांटा जाता है और प्रत्येक खंड से 5-5 प्रश्न आते हैं। लेकिन उसमें भी 30 प्रश्नों में भी जो हिंदी व्याकरण का विभाजन है वह मात्र 15 अंकों का है। 15 अंक का व्याकरण पूछा जाएगा प्लस 15 अंक का हिंदी शिक्षण विधियां से संबंधित जानकारी रहेगी। तो प्रत्येक विद्यार्थी में राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड और राजस्थान सरकार शिक्षा विभाग यह चाहता है कि जो अध्यापक बने उसमें मात्र विषय का ज्ञान ना हो, कि विषय का व्याकरण से संबंधित ज्ञान हो, साथ ही उस अध्यापक को ऐसी बातों का ज्ञान भी हो जिसमें हिंदी विषय को पढ़ाई जाने वाली शिक्षण विधियों का वह उपयोग कैसे कर सकता है। इसीलिए राजस्थान बोर्ड का जो रीट का सिलेबस है उसमें मुख्य रूप से 15 अंकों की हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई जानकारियां मांगी गई है कि विद्यार्थी है, अभ्यर्थी है, वह क्या हिंदी व्याकरण की जानकारी रखता है और साथ ही वह हिंदी व्याकरण के साथ साथ हिंदी शिक्षण से संबंधित विधियों का भी ज्ञान रखता है। अन्यथा वह सिलेबस में मात्र हिंदी की व्याकरण के 30 अंकों के प्रश्न होते तो शायद विद्यार्थी समझ की जगह रटन विद्या का प्रयोग करके व्याकरण से जुड़े हुए प्रश्नों में 30 में से 30 ला सकता था। लेकिन राजस्थान माध्यमिक शिक्षा बोर्ड ने चाहा कि हम ऐसे अध्यापकों का चयन करें जिसमें हिंदी शिक्षण विधि और व्याकरण दोनों का ही वह ज्ञान रख सके। और सब आपको मालूम है कि हिंदी व्याकरण से जुड़ी हुई पाठ्यक्रम में, रीट के पाठ्यक्रम में आपको संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, विलोम शब्द, एकार्थक शब्द, मुहावरे, लोकोक्ति, लिंग, वचन आदि के बारे में जानकारी अपठित गद्यांश के माध्यम से पूछी जाएगी। तो इसका अर्थ यह है कि अपठित गद्यांश के माध्यम से पूछे जाने के कारण से सिलेबस में अपठित गद्यांश जो आएगा प्रश्न पत्र में उसी के अनुसार उसी में से आपको प्रश्न पूछे जाएंगे। तो रीट से मैं भी परिचित हूँ, मैंने भी 2016 में इसका एग्ज़ाम दिया है, 18 में दिया है, तो इसे मुझे नॉलेज है कि रीट के गद्यांश में से प्रश्न पूछे जाते हैं व्याकरण का। तो जो प्रश्न पत्र बनाने वाला है परीक्षक वह भी सीमित हो जाता है कि उसे भी यह मालूम ज्ञात होना चाहिए कि जो पाठ्यक्रम में गद्यांश मेरे द्वारा पूछा जाएगा उसी में से मुझे संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, विलोम शब्द, पर्यायवाची, लोकोक्ति, मुहावरे, लिंग, वचन के प्रश्न पूछे जाने हैं। तो मेरी नज़र में एग्जामिनर इस प्रश्न पत्र को बनाते हुए एक सीमित हो जाता है कि उसे गद्यांश के अलावा कुछ भी व्याकरण से संबंधित नहीं पूछना है। तो प्यारे विद्यार्थियों, मैं सबसे यही कहना चाहता हूँ कि अगर रीट के सिलेबस में जो जो दिया गया है उसको हम तन्मयता के साथ, एकाग्रचित्ता के साथ पढ़ते हैं तो हिंदी के प्रश्न पत्र में 30 अंकों में से 30 अंक हम पूरे प्राप्त कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए हमारी तैयारी बलिष्ठ होनी चाहिए, अच्छी होनी चाहिए। हर प्रकरण को हम इस तरीके से समझें कि रटन विद्या की जगह समझने का भाव और उत्सुकता इस तरीके से हो कि मुझे ऐसा पढ़ना है कि जिसमें सिलेबस में और सर के द्वारा जो जो उदाहरण दिए गए हैं या अन्य किताबों के द्वारा मैं पढ़ता हूँ तो उसका अभ्यास करने से मेरे अंदर ऐसी समझ का विकास हो जाए कि प्रश्न पत्र में उससे इतर, उसके अलावा कोई भी उदाहरण आता है तो उन उदाहरणों को मैं पढ़ाए गए नियमों के अनुसार समझकर मैं प्राप्त कर सकता हूँ और उसको मैं राइट कर सकता हूँ। तो साथियों, मैंने बता दिया है
कि पाठ्यक्रम में क्या क्या चीज़ें हैं। 15 अंकों का व्याकरण है, 15 अंकों की शिक्षण विधियां हैं, अर्थात 30 अंकों का अपना प्रश्न पत्र होता है। तो सबसे पहले हम आज धातव्य पाठ्यक्रम के अनुसार खंड अ में संधि, समास, उपसर्ग, प्रत्यय, पर्यायवाची, संज्ञा, सर्वनाम, विशेषण, अवयव का टॉपिक है और उसमें से मात्र प्रश्न आएंगे 5। और पिछले साल के रीट के पेपर में आपको बड़ा आश्चर्य होगा कि लेवल 2 में संधि से जुड़ा हुआ कोई भी प्रश्न नहीं पूछा गया था। क्यों? क्योंकि पाठ्यक्रम के प्रथम खंड के अपठित गद्यांश में 10 से 12 टॉपिक है और उन टॉपिकों में से उसको मात्र पूछना है 5 प्रश्न। इससे आशय यही है कि बहुत सारी चीज़ें उस सिलेबस में से, उस पाठ्यक्रम खंड अ में से नहीं आ सकती। लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि हमको संधि को अच्छे से नहीं पढ़ना है। प्रत्येक टॉपिक को हमें बड़ी तन्मयता के साथ, एकाग्र चित्ता के साथ पढ़ना है। अगर ये हमने मंतव्य रख लिया तो निश्चित रूप से हम हिंदी में बढ़िया करेंगे। आइए इसी पाठ्यक्रम की प्रथम कड़ी के रूप में आज मैं लेकर आया हूँ संधि प्रकरण। संधि से आप सब परिचित हो, लेकिन मैं पुनः आपको मनन के लिए, चिंतन के लिए, सामान्य जानकारी के लिए बताता हूँ। संधि शब्द सम प्लस धी से मिलकर बना है। सम उपसर्ग और धी शब्द से मिलकर बना है। इसका अर्थ होता है जोड़ना। संधि का सामान्य अर्थ होता है, शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। अब आते हैं हम संधि की परिभाषा पर। आप सब परिचित भी हो। संधि दो वर्णों के मेल से, मेल का मतलब होता है मिलन। क्या होता है? मिलन। याद रखना, संधि शब्द सम प्लस धी से मिलकर बना है, जिसका अर्थ होता है जोड़ना। परिभाषा दो वर्णों के मेल, मेल से आशय है मिलने से, दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार। विकार का मतलब होता है बदलाव या परिवर्तन। क्या होता है? आप सब परिचित हो। विकार का मतलब क्या होता है? परिवर्तन। तो दो वर्णों के मेल से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। संधि कहते हैं। आपको पहली सामान्य जानकारी, सम प्लस धी से मिलके बना है, जिसका शाब्दिक अर्थ होता है जोड़ना। दो वर्णों के मेल, मिलन से उत्पन्न हुए विकार या परिवर्तन को संधि कहते हैं। जैसे हम उदाहरण के रूप में देखते हैं, हिम प्लस आलय, ये क्या है? विच्छेद है। इन दोनों को जोड़ने पर हिमालय बनता है। उसी प्रकार से देव प्लस आलय से मिलकर देवालय बनता है। और मैं स्पष्ट करना चाहता हूं कि संधि शब्द का अर्थ और संधि की परिभाषा मात्र आपको सामान्य रूप से याद रखनी है। यह परीक्षा में आपको नहीं पूछा जाएगा, क्योंकि मैंने शुरू में ही बता दिया है कि रीट में अपठित गद्यांश में से ही प्रश्न पूछने पड़ते हैं। इसलिए कहीं ना कहीं एग्जामिनर, पेपर बनाने वाला सीमित आ जाता है कि उन शब्दों को ही उसे संधि में चयन करना होता है जो शब्द आपके अपठित गद्यांश में दिए हुए हैं। उसका बाहर का क्वेश्चन वह नहीं पूछ सकता है। इसलिए याद रखना। इतने तक क्लियर? आगे हम देखते हैं हिंदी भाषा में संधि के प्रकार। हिंदी में
संधि के 3 भेद हैं। कितने भेद हैं? आप बोलो तो 3 भेद। फर्स्ट, आप सब परिचित हो, स्वर संधि। सेकंड है व्यंजन संधि और थर्ड है विसर्ग संधि। थर्ड है विसर्ग संधि। ठीक है, तो मोटे रूप से हिंदी में संधि के कितने प्रकार हैं? 3। कहीं पर भी रीट में नहीं पूछा जाएगा। ठीक है, लेकिन अपनी सामान्य जानकारी के लिए इसके 3 भेद कौन से हैं? स्वर संधि, व्यंजन संधि और विसर्ग संधि। अब हम वापस रिपीटेशन के लिए सबसे पहले भाग स्वर संधि को पढ़ेंगे। स्वर संधि। स्वर संधि। स्वर संधि से आशय है स्वरों का मेल। हिंदी में स्वरों की संख्या ग्यारह है। कितनी है? 11 स्वर हैं। कौन कौन से? अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। स्वर संधि पूरी तरीके से इन 11 स्वरों पर चलेगी। अ, आ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, री, ए, ऐ, ओ और औ। अब है स्वर संधि के भेद। स्वर संधि पांच प्रकार की होती है। कितने प्रकार की? होती है। कितने प्रकार की होती है? 5 प्रकार की। स्वर संधि के मुख्य रूप से 5 भेद कौन कौन से हैं? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, चौथी है यण संधि और 5वां भाग है स्वर संधि का अयादि संधि। अयादि संधि। तो प्यारे विद्यार्थियों, स्वर संधि में हिंदी के 11 स्वर हैं, उसी पर यह पूरे स्वर संधि के 5 भेद चलेंगे। अगर अपने सबको पहली से ये ज्ञान दिया जाता है, स्वर 11 होते हैं और स्वरों को याद भी कराया जाता है, उसे लिखवाया भी जाता है, तो स्वर संधि के मुख्य 5 भेद है। कौन कौन से? दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि, यण संधि और अयादि संधि। तो अब हम वापस आते हैं दीर्घ संधि पर। हाँ, स्वर संधि किसे कहते हैं? स्वर में किसका मेल होता है? स्वरों का मेल।
किसका मेल होता है? स्वरों का मेल होता है। और स्वर कितने हैं? 11 स्वर हैं। ठीक है विद्यार्थियों, अब हम स्वर संधि का सबसे पहला भाग पढ़ते हैं, दीर्घ संधि। दीर्घ संधि। दीर्घ संधि में दीर्घ का सामान्य अर्थ होता है बड़ा, अर्थात एक स्वर के बाद दूसरा स्वर आ जाता है समान जाति का, एक स्वर के बाद दूसरा स्वर अर्थात समान जाति का स्वर आ जाता है तो उसे आदेश दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है। अर्थात अ, आ, ई, उ, री, और या कहें कि री का प्रचलन अपने हिंदी में बहुत कम मात्रा में है। तो अ, आ, ई, उ, री, ई के सामने समान जाति का, समान जाति अर्थात अ, आ, छोटी, बड़ी, उ या री के सामने समान जाति अर्थात समान स्वर आ जाता है तो उसे आदेश दीर्घ हो जाता है। उसे आदेश क्या हो जाता है? दीर्घ हो जाता है। दीर्घ संधि का सामान्य दीर्घ का अर्थ होता है बड़ा, अर्थात अ, ई, उ अर्थात री के सामने समान जाति से आशय समान स्वर आ जाता है तो उसे आदेश क्या हो जाता है? दीर्घ। इसका नियम क्या कहता है? अ के सामने अ तो भी दीर्घ, अ के सामने अ तो आदेश क्या हो जाता है? आ। उसी प्रकार से आ के सामने अ आए तो भी आदेश आ हो जाता है, और आ के सामने आ आए तो भी आदेश दीर्घ अर्थात आ हो जाता है। इसी प्रकार से छोटी ई के सामने छोटी ई आए तो भी अपना नियम क्या कह रहा है? समान स्वर आ जाता है तो आदेश दीर्घ हो जाता है, अर्थात छोटी ई के सामने छोटी ई आती है तो आदेश दीर्घ अर्थात बड़ी हो जाता है। उसी प्रकार से छोटी ई के सामने बड़ी ई आ जाती है तो आदेश दीर्घ अर्थात बड़ी ई हो जाता है। इसी प्रकार से बड़ी ई के सामने बड़ी ई आती है तो आदेश क्या हो जाता है? बड़ी ई। उसी प्रकार से तीसरा नियम हमारा इसी में कहता है कि छोटे ऊ के सामने छोटा ऊ आ जाता है तो आदेश क्या हो जाता है? बड़ा ऊ। उसी प्रकार से बड़े ऊ के सामने छोटा ऊ आ जाता है तो भी आदेश दीर्घ अर्थात बड़ा ऊ हो जाता है। उसी प्रकार से बड़े ऊ के सामने बड़ा ऊ आए तो भी आदेश बड़ा ऊ हो जाता है। और मैंने बताया है कि हिंदी में री का प्रचलन, री स्वर का प्रचलन बहुत कम है, इसलिए री के उदाहरण संस्कृत भाषा से जुड़े विद्यार्थी जो भी रीट में संस्कृत भाषा लेंगे उनका तो री का अध्ययन करना ही है, लेकिन हिंदी में, क्योंकि हिंदी में री का प्रचलन बहुत कम होता है, इस कारण से इसके उदाहरण भी सीमित मात्रा में हैं। तो दीर्घ संधि किसे कहते हैं? अ, छोटी, बड़ी, छोटा ऊ, बड़ा ऊ, और री के सामने उसी जाति का स्वर आ जाए तो उसे आदेश दीर्घ हो जाता है। अर्थात नियम क्या कह रहा है? अ के सामने अ आए तो भी, आ के सामने अ आए तो भी, आ के सामने आ आए
तीनों परिस्थितियों में, तीनों स्थितियों में दीर्घ आदेश अर्थात आ होगा। उसी प्रकार से छोटी ई के सामने छोटी ई आए तो भी, छोटी ई के सामने बड़ी ई आए तो भी, और बड़ी ई के सामने बड़ी ई आए तो भी आदेश दीर्घ अर्थात बड़ी ई हो जाएगा। उसी प्रकार से हमारे नियम में कहा गया है कि ऊ के सामने ऊ आ जाए तो बड़ा ऊ, बड़े ऊ के सामने छोटा ऊ आ जाए तो भी बड़ा ऊ, और बड़े ऊ के सामने बड़ा ऊ आ जाए तो भी आदेश बड़ा ऊ होगा, और री के सामने री आ जाए तो बड़ी री हो जाएगी। लेकिन मैंने पहले ही बता दिया है कि संस्कृत भाषा में हिंदी भाषा की तुलना में री का प्रयोग ज़्यादा है, हिंदी में अल्प मात्रा में होता है। तो इस नियम को आपने समझा। आइए हम अब देखते हैं दीर्घ संधि के उदाहरण। इस नियम के परिप्रेक्ष्य में हम अब देखते हैं हिंदी के स्वर संधि के भाग दीर्घ संधि से जुड़े हुए उदाहरण। हाँ, हमने नियम देखा, उसी का एक प्रचलन करते हैं। अ या आ से जुड़े हुआ हमारा दीर्घ संधि में कहता है अ के सामने आ जाए तो भी, आ के सामने आ जाए तो भी आदेश दीर्घ अर्थात बड़ा होता है। स से क्या निकला प्यारे बच्चों? अ, और अ के सामने क्या है? अ। तो अपने दीर्घ संधि का नियम क्या कह रहा है? अपने को कुछ नहीं करना है, सिर्फ नियम के अनुसार चलना है। अ के सामने अ हो जाता है तो आदेश दीर्घ अर्थात आ हो जाता है। तो स प्लस अवधान से मिलकर क्या बनेगा? सावधान। और आपके दिमाग में आया होगा कि सावधान शब्द अपठित गद्यांश में पूछा जा सकता है, ऐसा शब्द है। उसी प्रकार से देवालय में देव से व से क्या निकला? अ। उसके सामने क्या है? आ। तो आदेश क्या हो गया? आ, अर्थात क्या बना? देवालय। ठीक है। उसी प्रकार से रत्न से क्या निकला? अ निकला। उसके सामने आ है तो अपना नियम कह रहा है कि अ के सामने आ जाता है तो आदेश दीर्घ अर्थात बड़ा अर्थात आ हो जाता है। तो क्या बनता है? रत्नाकर। ठीक है। उसी प्रकार से पुस्तक प्लस आलय में क में क्या निकला? अ, और उसके सामने आ है तो आदेश क्या हो जाएगा? पुस्तकालय। ठीक है। ये उदाहरण थे अपने अ के सामने आ आए, आ के सामने आ आए। अब आते हैं छोटी ई के सामने छोटी ई आ जाए, जैसे अधि प्लस इन। अधि से क्या निकला? छोटी। उसके सामने क्या है? छोटी। तो अपना नियम क्या कह रहा है? उसको आदेश हो जाएगा बड़ी। तो अर्थात बनेगा क्या? अधीन। ठीक है, समझ गए? ती से छोटी ही निकली, उसके सामने भी छोटी ही है तो आदेश हो गया बड़ी, तो बन गया अधीन। उसी प्रकार से प्रति प्लस इच्छा, आप सबको मालूम है प्रति प्लस इच्छा। ती से क्या निकला? छोटी। उसके सामने क्या है? बड़ी। तो अपना आदेश क्या हो जाएगा? बड़ी अर्थात दीर्घ अर्थात बड़ी। तो क्या बन जाएगा? प्रतीक्षा। प्रतीक्षा। उसी प्रकार से आगे ई से जुड़े हुए उदाहरण देख लेते हैं। नारी प्लस ईश्वर, नारी
प्लस ईश्वर। क्या कहता है? नारी से क्या निकला? बड़ी। उसके सामने क्या है? बड़ी। तो दोनों मिलकर दीर्घ आदेश हो गया, अर्थात अपना नियम कह रहा है बड़ी आदेश होगा। तो क्या बन जाएगा? नारीश्वर। ठीक है, यह उदाहरण हो गए ई से जुड़े हुए नियम। अब उसी प्रकार से उदाहरण आ रहा है लघु प्लस उत्तर। भू से क्या निकला? ऊ। उसके सामने छोटा ऊ, तो अपना नियम क्या कह रहा है कि छोटे ऊ के सामने छोटा हुआ है, बड़े ऊ के सामने बड़ा हुआ है, या छोटे ऊ के सामने बड़ा हुआ है, दीर्घ आदेश अर्थात बड़ा ऊ हो जाता है। तो क्या बन जाएगा? लघुत्तर। क्या बन जाएगा? लघुत्तर। लघु प्लस उत्तर, लघुत्तर। उसी प्रकार से लघु प्लस उत्तम भी बनता है। लघु प्लस उत्तम, इससे भी क्या बन जाएगा? लघुतम। लघुतम बन जाएगा। उसी प्रकार से लघु प्लस उत्तर और लघु प्लस उत्तम, ये दोनों कहीं ना कहीं अपठित गद्यांश में आ सकते हैं। ऐसे उदाहरणों का मैंने समावेश किया है। उसी प्रकार से हमने दीर्घ संधि से जुड़ी हुई, नियम से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त की, और साथ ही हमने उनके उदाहरण भी देखे कि किस प्रकार से नियम के अनुसार दीर्घ संधि को हमने नियम के अनुसार उसके संधि विच्छेदों को देखा, और आसानी से उस नियमों का हमने प्रयोग करते हुए उन शब्दों को जोड़ा और तोड़ा है। ठीक है, अन्य उदाहरण हम देख लेते हैं दीर्घ संधि से जुड़े हुए। वार्ता प्लस आलाप। वार्ता प्लस आलाप। उसी प्रकार से कुश प्लस आसन। यह अन्य उदाहरणों की एक शैली है। स्व प्लस अर्थ। प्र प्लस आरंभ। वार्ता में आ निकला, उसके सामने आ है, तो अपना नियम क्या कह रहा है? दीर्घ आदेश अर्थात वार्तालाप बन जाएगा। वार्तालाप। उसी प्रकार से कुश प्लस आसन से मिलकर, कुश से क्या निकला? अ, और उसके सामने आ है, तो क्या बन जाएगा? कुशासन। अजीब लगता होगा कि कुश प्लस आसन से कुशासन कैसे बना? तो कुश से क्या निकला? अ, और उसके सामने आ है, तो कुशासन बन गया। स्व प्लस अर्थ। स्व में अ है, उसके सामने अ है, तो अपना नियम क्या कह रहा है? आ, अ प्लस अ बराबर आ, स्वार्थ बन गया। उसी प्रकार से प्र से अ निकला, उसके सामने आ है, तो अपना नियम क्या कह रहा है? अ के सामने आ जाता है, तो आदेश दीर्घ अर्थात बड़ा हो जाता है, आ हो जाता है। इस प्रकार से आज हमने संधि किसे कहते हैं, संधि के कितने भेद हैं, स्वर संधि कितने प्रकार की होती है, और साथ ही स्वर संधि का एक भाग दीर्घ संधि से जुड़ी हुई जानकारी प्राप्त की। आगे की कक्षाओं में हम दीर्घ संधि से आगे वृद्धि संधि, गुण संधि, अयादि संधि आदि को अध्ययन हम करेंगे। धन्यवाद।